जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आपकी ये लूसेंट की जो सीरीज़ चली हुई है उस सीरीज़ में चैप्टर नंबर 21 थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी चैप्टर के आज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने वाला है इसमें। ठीक है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ में। जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ज़्यादा समय ना लेते क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में क्या संरक्षित रहता है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में क्या संरक्षित रहता है? भाई थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसमें एनर्जी कंजर्व रहती है। क्या रहती है? एनर्जी कंजर्व रहती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका बी, फर्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रक्रम एडिबैटिक प्रोसेस में स्थिर रहने वाला कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती? तो एडिबैटिक प्रोसेस में जो हमारा चेंज नहीं होता वो होता है हमारा हीट, ऊष्मा। तो ऑप्शन आ गया हमारा सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा आई थी? इंटरनल एनर्जी किसने दी थी? इंटरनल एनर्जी का सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट दिया था फर्स्ट लॉ ने। किसने दिया था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, ऑप्शन आ गया हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आदर्श गैस, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तापमान पर। जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस की किस पर डिपेंड करती है? केवल टेम्परेचर पर। और आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? फोर्थ का ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई। ये कहता है किसी ताप पर, किसी टेम्परेचर पर आइडियल गैस के अणुओं में आंतरिक ऊर्जा होती है। आइडियल गैस है और एक टेम्परेचर पर अगर हम उसमें देखते हैं कि उसकी इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से होती है? केवल उसकी जो अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा के कारण होती है, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा के कारण उसकी इंटरनल एनर्जी होती है किसी टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पर क्या होगा? वो जो उसके पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और जो उसकी इंटरनल एनर्जी है केवल और केवल उसके पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी के द्वारा रहती है। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा 5th का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चक्रीय प्रक्रम में, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट रहती है भाई। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्या कहता है? समतापीय प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या स्थिर रहता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या स्थिर रहता है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर स्थिर है तो उसकी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा भी क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। जब टेम्परेचर स्थिर है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका? ऑप्शन आ जाता है 7 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि जब समतापीय परिवर्तन होता है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो, ताप क्या हो? कांस्टेंट हो, चेंज नहीं होता हो, तो क्या होगा? केवल P और V बदलते हैं, P और V बदलते हैं। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 8 का बी। 8 का क्या ऑप्शन आ जाएगा भाई? आपका बी, जिसमें P एंड V क्या है? चेंज होते हैं, बदलते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है कि समतापीय प्रक्रम में ऊष्मागतिक निकाय का पालन करता है। भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में
जो थर्मोडायनामिक्स सिस्टम है हमारा वो किसका पालन करता है, कौन से लॉ ने दिया था आइसोथर्मल प्रोसेस, वो है चार्ल्स लॉ से, चार्ल्स लॉ। तो नाइन्थ का आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, नाइन्थ का ऑप्शन आ जाएगा भाई आपका बी। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है समतापीय प्रक्रम किसके अकॉर्डिंग है, चार्ल्स लॉ के। तो ऑप्शन आएगा नाइन्थ का हमारा बी। इसमें क्या होता है, चार्ल्स लॉ में स्थिर ताप पर P जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ये चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका एडिबैटिक प्रोसेस। एडिबैटिक प्रोसेस में किसके नियम का पालन करती है, पाइसन का। किसके नियम का, पाइसन्स लॉ, पाइसन्स का नियम, यानी कि PV की पावर गामा इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और गामा क्या है, पाइसन रेशियो है, जिसे हम कहते हैं CP/CV। ये क्या है, पाइसन रेशियो, पाइसन अनुपात है CP/CV। तो किसके अकॉर्डिंग है ये हमारा, पाइसन लॉ के। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, 10 का ऑप्शन आ जाएगा भाई C। 10 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपका कि भाई एक गैस का आयतन रुद्धोष्म ढंग से बढ़ रहा है। गैस का जो टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, कैसे बढ़ रहा है, रुद्धोष्म एडिबैटिक प्रोसेस में बढ़ रहा है वॉल्यूम। तो टेम्परेचर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा इस प्रोसेस में, एडिबैटिक प्रोसेस में। तो आपका 11 का क्या आ जाएगा, 11 का आ जाएगा बी। एडिबैटिक प्रोसेस में अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये एडिबैटिक प्रोसेस का हमारा प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा कि कौन सा एडिबैटिक प्रोसेस नहीं हो सकता, कौन सा प्रोसेस है जो एडिबैटिक प्रोसेस नहीं हो सकता, ये कहा है इसने। तो एडिबैटिक प्रोसेस क्या होता है, अचानक से चेंज होना। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, अचानक से चेंज होता है, सडनली। तो इसमें एक ही प्रोसेस ऐसा है हमारा डी, बर्फ का जमना बड़े धीरे धीरे से होता है। डी क्या है, बर्फ का जमना बड़े धीरे धीरे से होता है। तो ये जो होगा ना एडिबैटिक प्रोसेस नहीं होगा। तो 12 का आ जाएगा डी हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। गैस के समतापीय प्रसार में दाब का निर्धारण, भाई समतापीय प्रसार है, आइसोथर्मल है प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो प्रेशर होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा कैलकुलेट, उसकी कंप्रेसिबिलिटी के द्वारा ही। तो कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता। गैस को दबाएंगे तो दबाने से ही तो अब उसका प्रेशर का पता चलेगा हमें। तो क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी। तो आपका 13 का ऑप्शन आ जाएगा भाई बी, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता। संपीड्यता किससे पता चलेगा, संपीड्यता से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है गैस के रुद्धोष्म प्रसार में, गैस के रुद्धोष्म प्रसार में एडिबैटिक प्रोसेस में मैंने बताया था कि हीट जो है कांस्टेंट रहती है, ऊष्मा क्या है, कांस्टेंट रहती है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, जब ऊष्मा को क्या होगी, हीट कांस्टेंट होगी, तो यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। तो आपका बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, आदान प्रदान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस प्रक्रम में पीवी ग्राफ आयतन अक्ष के समांतर सरल रेखा होता है।
ये P, अगर इस पे P ले ले और इस पे V ले ले, आयतन अक्ष के समांतर होगा। आयतन अक्ष के वॉल्यूम एक्सिस के क्या होगा, अगर आप पैरेलल हो, कब होगा, जब हमारा दाब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आइसोबैरिक कैसा प्रोसेस होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस, समदाबीय, दाब समान होगा, तो ग्राफ क्या होगा, वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल होगा। और 15 का आपका ऑप्शन आ जाएगा भाई सी, 15 का ऑप्शन आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है एक गैस की आंतरिक ऊर्जा कम होती है, इंटरनल एनर्जी कम होती है जब प्रक्रम कैसा हो। भाई हमने अभी एक क्वेश्चन देखा कि चक्रीय प्रक्रम का हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर मैं बताऊं आपको, एक मिनट, मैं बता देता हूं क्वेश्चन चक्रीय प्रक्रम का। देखिए भाई, चक्रीय प्रक्रम में बताया था कि भाई इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो बी ऑप्शन तो ऑटोमेटिक हट गया इसका। पहला ऑप्शन क्या कहता है, गैस ऊष्मा अवशोषित करती है, यानी जब वो बाहर से क्या एब्जॉर्ब करेगी हीट को, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो तीसरा ऑप्शन आता है हमारा रुद्धोष्म, एडिबैटिक प्रोसेस। एडिबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। एडिबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो एडिबैटिक प्रोसेस में जब टेम्परेचर कम होगा तो उसकी मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो भी कम होगी। इसका मतलब क्या होगा, इंटरनल एनर्जी भी उसमें कम होगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आ जाएगा भाई, आपका सी, एडिबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रसार, एडिबैटिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, गैस के रुद्धोष्म प्रसार परिवर्तन के लिए ताप और आयतन के बीच संबंध क्या होता है। गैस के जो एडिबैटिक प्रोसेस है, तो एडिबैटिक प्रोसेस में ताप और आयतन में क्या संबंध होता है, और वो होता है हमारा टी वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू होता है भाई कांस्टेंट। टी वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आपका ऑप्शन आ गया ए। ये होता है हमारा वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा टेम्परेचर बढ़ेगा। एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इस तरह का एडिबैटिक प्रोसेस का, जिसमें केवल यही सीधा सीधा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का V1 से V2 आयतन तक प्रसार होता है। द्रव्यमान क्या है, मास क्या है, कांस्टेंट है, और वॉल्यूम V1 से V2 तक बढ़ता है। इस प्रक्रम में दाब अधिकतम होगा। किस प्रक्रम में दाब अधिकतम होगा, ये पूछा है इसने। तो भाई क्वेश्चन में कहा है कि एक निश्चित द्रव्यमान का V1 से V2 आयतन तक क्या होता है भाई, प्रसार होता है। V1 से V2 आयतन तक प्रसार होता है। यह कहता है कि जिस प्रोसेस में दाब अधिकतम होगा वह क्या है। देखो भाई, जिस प्रोसेस में दाब अधिकतम होगा, देखो समतापीय प्रक्रम में तो नहीं होगा। समतापीय में क्या होता है, आइसोथर्मल में क्या होता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। प्रसार हो रहा है न कि कम हो रहा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा।
यहाँ अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा। जबकि आइसोबैरिक प्रोसेस में समदाबीय प्रसार में अभी एक क्वेश्चन आया था कि वॉल्यूम क्या है। पहले मान लिया यहाँ V1 था दाब P पर, और मास क्या है उसका स्थिर है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 से V2 हो जाएगा वॉल्यूम एक कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है भाई, कांस्टेंट प्रेशर होता है हमारा टेम्परेचर बढ़ने पर केवल वॉल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो केवल और केवल दाब अधिकतम कब हो सकता है, समदाबीय प्रोसेस में, आइसोबैरिक प्रोसेस में हो सकता है मैक्सिमम प्रेशर। कब, जब V1 से V2 एक्सपेंड होगा, V1 से V2 एक्सपेंड होगा तो समदाबीय प्रक्रम आइसोबैरिक प्रोसेस में ही ये अधिकतम होगा। तो 18 का आपका आ जाएगा भाई बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यदि गैस की विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति Cp/Cv क्या दिया है, गामा दिया है। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट Cp/Cv का रेशियो, पाइसन रेशियो क्या दिया है, गामा दिया है। तो कहता है समतापी और समदाबीय वक्रों के कटान बिंदु पर जो उनके ढलान है ना, उनकी निष्पत्ति क्या होगी। देखो समतापीय आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में जो इनकी निष्पत्ति होती है वो क्या होती है, P/V की होती है, या dP/dV रेशियो, dP/dV होता है। जबकि रुद्धोष्म में अगर हम बात करें एडिबैटिक प्रोसेस की तो क्या होता है, माइनस गामा इंटू dP/dV होता है। किसमें, एडिबैटिक में। तो पूछा क्या है, पूछा है आपसे कि ढालों की निष्पत्ति समतापीय की और रुद्धोष्म की, इनका रेशियो निकालना है। इनका रेशियो क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, और इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, 1/गामा। रेशियो क्या आ गया भाई, 1/गामा। तो 19 का आपका कितना आ गया, 19 का आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 20, Cp और Cv का अंतर R होता है। क्या होता है भाई, Cp - Cv = R। मेयर्स फॉर्मूला, मेयर का सूत्र है ना ये, Cp - Cv = R, ये मेयर का फॉर्मूला है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 20 का ए। 20 का ऑप्शन आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कार्नो इंजन की दक्षता निर्भर करती है। कार्नो इंजन की दक्षता किस पर निर्भर करती है भाई, ईटा इक्वल्स टू क्या होता है कार्नो इंजन के लिए, कार्नो इंजन के लिए जो ईटा हमारा होता है, दक्षता जो होती है कार्नो इंजन की, वो होती है 1 - T2/T1। कार्नो इंजन की दक्षता होती है 1 - T2/T1। ये क्या है हमारा, सोर्स का टेम्परेचर, स्रोत का ताप, और यह है सिंक का। सोर्स और सिंक दोनों के टेम्परेचर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। सोर्स और सिंक दोनों के टेम्परेचर पर क्या करती है भाई, डिपेंड करती है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 21 का सी। 21 का क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है, स्रोत का ताप बढ़ने पर कार्नो इंजन की दक्षता। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है भाई, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आपका कि भाई स्रोत का ताप बढ़ने पर कार्नो इंजन की दक्षता क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। अगर भाई सोर्स का टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए, सोर्स का टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए,
तो उसकी दक्षता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। दक्षता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका, ऑप्शन आ गया हमारा 22 का ए। 22 का क्या आ गया, ए आ गया भाई, बढ़ जाती है उसकी दक्षता, ए बढ़ती है सोर्स का टेम्परेचर बढ़ने पर। देखो ये क्या हो गया, इसे हम लिख सकते हैं ईटा इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 बढ़ेगा तो इनका रेशियो भी क्या, इनका अंतर भी क्या होगा, बढ़ेगा। सोर्स और सिंक के जो बीच का ताप है उनका अंतर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो दक्षता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 23, उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम, जो हीट उत्पन्न होती है किए गए कार्य के तुल्य होती है, किसके नियम के द्वारा है, ये किसके नियम के द्वारा है, और ये है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू होता है डेल्टा डब्लू। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा डब्लू। ये किसके द्वारा है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा। ठीक है, प्लस डी यू भी लगा सकते हैं, डेल्टा यू भी आंतरिक ऊर्जा उसकी। पर ये ऊष्मा किसके कार्य के इक्वल होता है, तो किस में होता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में, फर्स्ट लॉ में। तो आपका क्या आ जाएगा, 23 का आ जाएगा भाई सी। 23 का क्या आ जाएगा, सी। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा है ये। क्वेश्चन नंबर बच गए हमारे 2, देख लेते हैं वे भी। ये लो जी, एक रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा क्या करे, खुला छोड़ दे बंद कमरे में। बंद कमरे में क्या होगा, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दे तो कमरे का ताप बढ़ जाता है भाई। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा क्या करो, खुला छोड़ दो तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। बंद कमरे में ऐसा क्यों होता है कि भाई रेफ्रिजरेटर जो है ना, कमरे को क्या करना शुरू कर देगा, हीट देना शुरू कर देगा। कमरे को क्या करना शुरू कर देगा, हीट देना शुरू कर देगा वो। और जब कमरे को हीट देगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर क्या होता है, जो ठंडा करता है वो ऊष्मा को बाहर निकालता है। ऊष्मा को क्या करता है, बाहर निकालता है, तभी तो वो ठंडा होगा। तो वो जो ऊष्मा पूरे कमरे में फैलेगी गर्म बंद कमरे में, तो क्या होगा, कमरा गर्म हो जाएगा, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 24 का आ गया हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 25, निष्पादन गुणांक, ये इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। निष्पादन गुणांक बीटा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसके लिए होता है, रेफ्रिजरेटर की दक्षता को डिनोट करता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और ये होता है हमारा T2 अपॉन T1 माइनस T2। T2 अपॉन T1 माइनस T2 हमारा इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। तो ये किसके लिए होता है, रेफ्रिजरेटर के लिए होता है। 25 का हो गया भाई सी। 25 का क्या हो गया भाई, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह हमारा थर्मोडायनामिक्स का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसकी थ्योरी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है भाई। तो बच्चों आज के लिए इस क्लास में इतना ही। कल फिर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। कोशिश करेंगे धीरे धीरे चैप्टर 11th के फटाफट से कंप्लीट कर ले। और अभी एग्ज़ाम का भी कोई क्लियर नहीं है तो अपना आराम से तैयारी करते रहे। ठीक है भाई। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद बेटा।